जाहिर सी बात है ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है तो हमें कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है मिलता होगा। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा हमारे शरीर में हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल की है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइकिल ही एक ऐसी साइकिल जो हमें ऊर्जा देती है, और भी साइकिलें ऊर्जा देती हैं बट सबसे अधिक ऊर्जा हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा मिलता है। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हो गई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्लाइकोलिसिस शब्द का मतलब क्या है ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस शब्द का मतलब है, देखिए यहाँ पे ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज टूटे अब कन्वर्ट हो पायरुवेट में, इसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस नाम शब्द से ही क्लियर है। देखिए कैसे, ग्लाइको GLYCO, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो हो गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। चलिए अब हमने चर्चा कर ली ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस शब्द का मतलब होता क्या है। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हो गई। अब ये बात आती है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारे अंदर चलता कहाँ है। जाहिर सी बात है कि जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, ऊर्जा हमें मिलती है, तो ये साइकिल चलती कहाँ है? तो ये साइकिल हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में चल गया, लेकिन अब हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म में चल तो रहा है, बट दो कंडीशनें हो सकती हैं। किस किस कंडीशन में ये साइकिल चल रहा है? एक कंडीशन हो सकता है एरोबिक कंडीशन, दूसरा हो सकता है एनरोबिक कंडीशन। एनरोबिक कंडीशन बॉडी के अलावा हर एक जगह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एरोबिक का मतलब क्या हुआ? एरोबिक नाम से क्लियर है क्या? एरोबिक का मतलब हो गया जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित हो। एरोबिक मतलब वायु हो, वायु की प्रेजेंट में। और एनरोबिक का मतलब होता है जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो, एनरोबिक। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ एरोबिक का उदाहरण हम ले सकते हैं पृथ्वी को। जैसे मान लीजिए अपने पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को हम एरोबिक मान सकते हैं जहाँ पे वायु उपस्थित है। एनरोबिक का एक छोटा सा उदाहरण है आपके सामने अंतरिक्ष को हम एनरोबिक ले सकते हैं। एनरोबिक का मतलब हुआ जहाँ पर मतलब वायु उपस्थित ना हो, उसे एनरोबिक कंडीशन कहते हैं। एरोबिक कंडीशन वह है जहाँ पे वायु उपस्थित हो, उसे एरोबिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक के बारे में आपने जान लिया। अब एरोबिक कंडीशन में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है एनरोबिक कंडीशन में, मतलब जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो, उस कंडीशन में पायरुविक एसिड जो हमारा है वह कन्वर्ट होता है एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है वह हमारा एनरोबिक कंडीशन, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में यह अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद में अब चर्चा होती है एरोबिक कंडीशन। भाई जैसे कि मान लीजिए एनरोबिक की बात हो गई, एनरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड चेंज हो रहा है किसमें? अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। अब बात तो यह भी तो होगी कि एरोबिक कंडीशन में किस में चेंज होगा? पायरुविक एसिड। तो एरोबिक कंडीशन में यह पायरुविक एसिड हमारा CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट होता है यह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एरोबिक कंडीशन में चेंज हो गया। एनरोबिक कंडीशन में हमारा पायरुविक एसिड अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वही एनरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड CO2 H2 में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट तो हो गया, प्रोडक्ट तो मिल गया हमें, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा है? जाहिर सी बात है, कुछ तो कुछ हमें मिलता होगा, कुछ तो कुछ हमें फ़ायदा दिखता होगा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन कितनी ऊर्जा किस कंडीशन में मिलती है, यह कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड किस कंडीशन में या ग्लूकोज हमारे किस कंडीशन में चेंज हो रहा है, कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, यह कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कंडीशन पे कैसे डिपेंड करता है उसकी चर्चा मैं सिर्फ साइकिल आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख लीजिए कि सिर्फ एरोबिक कंडीशन में हमें 2 ATP मालिक्यूल मिलते हैं। मतलब एरोबिक कंडीशन में अगर बदलाव या चेंजेस हो रहे हैं पायरुविक एसिड का, तो उसमें हमें 2 ATP मालिक्यूल हमें मिलती हैं।
वहीं अगर एनरोबिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 8 एटीपी मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एटीपी मालिक्यूल हमें प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एटीपी मालिक्यूल प्रोड्यूस कैसे होता है, जब साइकिल में एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे हर एक के मतलब कैसे कहाँ पे कितनी ऊर्जा मिली है, कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, इस सब को मैं एक एक स्टेप में आपको हर एक स्टेप में ऊर्जा आपको निकाल के दिखाऊंगा, कितनी ऊर्जा किस स्टेप में कहाँ हमको मिल रही है, ठीक है। अब हम साइकिल शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ये 3 फेज में चलता है। कितने? 3 फेजों में चलता है। किस किस फेज में चलता है? तो उसका पहला जो फेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब इसमें हमें एनर्जी देते हैं, मतलब इसमें हमारे एनर्जी का लॉस होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में। दूसरा है स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। और तीसरा है एनर्जी जनरेशन फेज। देखिए नाम से जितने भी फेजेज हैं सारे नाम से ही क्लियर हैं कि कौन से फेज में क्या हो रहा है। इसमें एनर्जी हम दे रहे हैं, हमारे एनर्जी का लॉस हो रहा है, या स्प्लिटिंग फेज है, या एनर्जी जनरेशन फेज है, इसमें एनर्जी हमको मिलेगा, ठीक है। अब हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल स्टार्ट करते हैं। यह तो हो गया ग्लाइकोलिसिस साइकिल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम साइकिल स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम साइकिल, कोई भी साइकिल है तो साइकिल को हमें मान लीजिए पेपर के थ्रू, या मान लीजिए हमें मतलब टेस्ट के थ्रू, या मान लीजिए हमें साइकिल को वैसे ही तैयार करना है किसी भी कारण से, मान लीजिए हमें साइकिल को याद करना है, या मान लीजिए साइकिल को हमें समझना है, तो प्रोडक्ट तो हमें आसानी से याद होता है कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ये सारे प्रोसेस तो हमें पता ही हो जाते हैं। बट समस्या होती कहाँ है, जो मेरे साथ अक्सर करके हुआ है कि एंजाइम का नाम याद करने में प्रॉब्लम होता है। एंजाइम किस स्टेप में कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है यह हमें पता नहीं चलता। काफ़ी बार उसको लिखने के बाद, या मान लीजिए याद करने के कई बार प्रयास करने पे नहीं ध्यान में आता है। तो ध्यान में लाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको मतलब हर स्टेप में आपको एंजाइम्स के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे। उस ट्रिक से आप एक एक स्टेप को देखते ही आप एंजाइम का नाम लिखते चले जाएंगे। यह आपको किसी भी बुक या किसी भी कॉपी में नहीं मिलेगा, ना ही किसी के मतलब किसी का फार्मूला नहीं, बस कहते हैं ना कि याद करने का एक ट्रिक जैसे होता ना, मतलब याद करने का तरीका से मतलब निकाला गया है कि हाँ ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा नाम है तो उसे हम आसानी से याद कर ले, उसके नाम का पहला अक्षर या थोड़ा सा मतलब नाम करके याद कर लेते हैं। बहुत लोग अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म तैयार करके रखते हैं। तो वैसे इसका भी एंजाइम का भी है, तो याद करने का एक छोटा सा तरीका है। जैसे मान लीजिए अब ग्लाइकोलिसिस साइकिल जब भी मतलब आप लिखें या मान लीजिए याद करें तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, HIFADKMEK क्या है, HIFADKMEK, ठीक है। यह आपका बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, पहले H आएगा, फिर I आएगा, फिर F आएगा, फिर A आएगा, फिर D आएगा, फिर K आएगा, फिर M आएगा, फिर E आएगा, फिर K आएगा। क्या आएगा, HIFADEMEK, ठीक है। यह प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम पूरा अपना मतलब साइकिल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा ब्लड है, क्या है, ब्लड है। ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, यह ग्लूकोज जब सेल में जाता है, ब्लड में जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज होता है कि नहीं, पहले आप ये बताइए ब्लड में ग्लूकोज होता है कि नहीं है। अगर ब्लड में ग्लूकोज है कि जाहिर सी बात ब्लड में ग्लूकोज होता है। अगर नहीं होता तो आप हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, डायबिटिक का नाम सुने हैं आप लोग ना। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी हो गई है जो आमतौर आए घरों लगभग सभी घरों में डायबिटिक के पेशेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं होता तो जाहिर सी बात है डायबिटिक होता ही नहीं, बीमारी डायबिटिक होती नहीं बीमारी हमें। हाँ, मधुमेह नामक बीमारी किसी भी पेशेंट को होता नहीं, तो होती है बीमारी डायबिटिक का ना। तो ब्लड में ग्लूकोज होता है, प्रेजेंट होता है, इस बात को आप जानिए। अब में भी आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब सेल में जाता है, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ फास्फोराइलेशन की क्रिया होती है जहाँ पे फास्फेट आके जुड़ता है। और जो एंजाइम यहाँ पे कार्य करता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ATP एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफास्फेट दिए हैं, और जो कि ADP में कन्वर्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें एक ATP की लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफास्फेट जो है वो एडेनोसिन डाइफास्फेट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है।
अब यही ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइजेशन यहाँ पे होगा। अब आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे कार्य करेगा जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आइसोमरेज कहाँ से आया, तो ठीक है मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, HI। तो H तो हो गया हेक्सोकाइनेज, लेकिन जो यहाँ पे बचा क्या I, तो I मतलब क्या होता है आइसोमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम लिखेंगे, आइसोमरेज। तो किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वह फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, HI तो हो गया लेकिन बचा क्या है, F। क्या बचा F, तो क्या होगा फ्रक्टोज काइनेज, फ्रक्टोज यहाँ से आके काइनेज यहाँ पे कार्य करेगा, काइनेज एंजाइम, जिससे अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाई फास्फेट क्या है या बिस फास्फेट क्या है, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का तरीका होता है। आप चाहे बाई कहिए चाहे मतलब बिस कहिए, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ATP से ADP मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एनर्जी का मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो ATP के हमें लॉस हुआ है, एक ATP यहाँ पे, एक ATP यहाँ पे, ठीक है। अब ATP कहाँ लॉस हुआ, कहाँ बना है, उसको मैं जब साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कितनी ATP कहाँ पे मिल रही है, कैसे क्या हो रहा है, उस सारी चर्चा मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले साइकिल हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम कौन सा लगा, यहाँ से हमने देखा क्या लगा, फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। यहाँ से ATP से ADP में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यह फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट यह एक बड़ा है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, देखिए नाम से ही फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट एक बड़ा प्रोडक्ट है, मतलब याद करने का छोटा सा तरीका है, बड़ा प्रोडक्ट है। अब इस चीज़ को तोड़ने के लिए, जाहिर सी बात तोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ की आवश्यकता होती है हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ पे एल्डोलेज आता है। एल्डोलेज कहाँ से आया, देखिए F हो गया, फ्रक्टोज काइनेज हो गया, बचा क्या है A। अब A से क्या होगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज आता है तो फ्रक्टोज को बराबर बराबर दो हिस्सों में आपका तोड़ देता है, किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में इस चीज़ को तोड़ देता है, ठीक है। दोनों बराबर बराबर भागों में तोड़ दिया है, कौन, एल्डोलेज। अब यह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए क्या बचा है, डी। क्या बचा है, डी, तो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज, क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे जो NAD से NADH+ बनता है, यहाँ पे NAD जो होता है NADH+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी अभी आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यह चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट 3 फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। कौन सा एंजाइम लगता है, देखिए क्या अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य किया, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिस फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब ये 1,3 बिस फास्फेट ग्लिसरेट कौन सा एंजाइम बचा है, के, लास्ट में क्या है, के। अब क्या है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम क्या करेगा, के से क्या बनेगा, काइनेज, क्या बनेगा, काइनेज, ठीक है। अब ये काइनेज जो है 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट काइनेज की उपस्थिति में 3 फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम ADP देते हैं, एडेनोसिन डाईफास्फेट देते हैं, हमें एडेनोसिन ट्राईफास्फेट मिलता है। यहाँ पे एक ATP का हमें लाभ हुआ, कैसे, यहाँ पे आप इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि एक ATP का यहाँ पे हमें मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, ऊर्जा हमें मिल रही है, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, बेनिफिट हो रहा है, 2 दे रहे हैं 3 मिल रहा है, जाहिर सी बात है। तो 3 फास्फेट ग्लिसरेट जो है 2 फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। कौन सा एंजाइम लगेगा, यहाँ पे देखिए यम बचा है, क्या बचा है, यम मतलब म्यूटेज एंजाइम कार्य करेगा जो 3 फास्फेट ग्लिसरेट को 2 फास्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब यह 2 फास्फेट ग्लिसरेट फास्फोइनल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बचा हुआ एंजाइम का जो पहला अक्षर है या पहला वर्ड हम कह सकते हैं ई है, ई मतलब इनोलेज। इनोलेज जो है यह 2 फास्फेट ग्लिसरेट को या 2 फास्फेट ग्लिसरेट इस इनोलेज की उपस्थिति में फास्फोइनल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फास्फोइनल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यह फास्फोइनल पायरुवेट आपका कौन सा सबसे लास्ट का क्या बचा है, के, ठीक है, के बचा है। तो फास्फोइनल पायरुवेट लास्ट में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, वहाँ पे एंजाइम कार्य करता है के एंजाइम कार्य करता है। अब ADP जो है यहाँ पे ADP मतलब हम देते हैं ADP, अब यह ADP कन्वर्ट होता है ATP में, मतलब एडेनोसिन डाईफास्फेट देते हैं, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट हमें मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज चला,
पायरुवेट हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसके आगे पायरुवेट अन्य साइकिलों में पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वह यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। लेकिन जो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, यह भी सेम टू सेम ऐसे सीधे प्रोसेस चलेगा, जैसे इधर चला है साइकिल वैसे इधर भी चलेगा और यहाँ पर भी हमें पायरुवेट मिलेगा, ठीक है। अब क्या कहाँ पर कितनी एटीपी हमने खर्च किया और कहाँ पर कितनी एटीपी हमें मिल रहा है, अब इस चीज़ की थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया है